नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 28 अप्रैल। तो 28 अप्रैल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की घटनाएं हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो 28 अप्रैल से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड फार्मान नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो कोविड फार्मान नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने एक कोविड फार्मा नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब इस ऐप के माध्यम से होगा क्या, जैसे जो मेडिकल स्टोर होते हैं, तो उन मेडिकल स्टोर पे जो व्यक्ति खांसी जुकाम व बुखार की जो दवाएं लेने के लिए जाएंगे उन लोगों पे निगरानी रखी जाएगी। क्योंकि सरकार के निर्देश के अनुसार सरकार ने कहा है, अगर किसी व्यक्ति के लिए जुकाम बुखार या खांसी की कोई समस्या हो तो वो अपना चेकअप करवाए सेंटर में जाके। हालांकि इसके निर्देश के अनुसार भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि सरकार के निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। तो अब उन लोगों की निगरानी की जाएगी जो किसी मेडिकल स्टोर से खांसी जुकाम या बुखार के लिए दवा खरीदेंगे। तो इसी के लिए ये एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है कोविड फार्मा, और जो कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद और प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, और आंध्र प्रदेश का जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट कहाँ लगता है तो अमरावती में लगता है। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इसके मुख्य न्यायाधीश हैं JK माहेश्वरी। बात करें आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ अन्य पॉइंटों की, तो अभी मैंने कल ही एक क्वेश्चन मैंने नोट कराया था कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने महिलाओं की जो स्वयं सहायता समूह है उनके लिए शून्य ब्याज ऋण योजना शुरू की है। तो कौन सी योजना है ये, तो ये शून्य ब्याज ऋण योजना शुरू की है महिला स्वयं सहायता समूह के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने। उसके बाद उससे पहले मैंने एक क्वेश्चन नोट कराया था, जो आंध्र प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनके कार्यकाल को घटाकर 5 वर्ष से कितना कर दिया है, तो ये 3 वर्ष कर दिया गया है। और उसके बाद जो आंध्र प्रदेश राज्य के जो भी शिक्षक थे तो उनके द्वारा एक रिट डाली गई थी। हालांकि वो रिट जाके सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया था। वो उसमें क्या था, तो उन्होंने ये मांग की थी कि जो उनके द्वारा ये होता था कि जितने भी जो एसटी बाहुल क्षेत्र हैं और उनमें जो कॉलेज या फिर स्कूल हैं उसमें 100% जो शिक्षक होते थे वो एसटी कैटेगरी के ही होते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये मना कर दी है कि अब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, मतलब कि जो 100% आरक्षण था एसटी का वो भी खत्म कर दिया है। उसके बाद कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड पोर्टल भी लॉन्च किया था और एक चलाया था वाईएसआर निर्माण पोर्टल। कौन सा, तो वाईएसआर निर्माण पोर्टल चलाया था। उसके बाद GMR एक एयरपोर्ट है, GMR एयरपोर्ट लिमिटेड ने एक जिला पड़ता है जिसका नाम है भोगापुरम। तो भोगापुरम में ये कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। तो भोगापुरम में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निर्माण की भी घोषणा की है। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने क्या किया था, एक योजना और चलाई थी, बड़ा अजीब नाम है लेकिन नाम याद रहे तो याद कर लेना, जिसका नाम था नवरन नालू पैदलान की योजना। कौन सी थी, तो नवरन नालू पैदलान की योजना। और इस योजना के माध्यम से क्या था कि 1 रुपये में जो भी राशन कार्ड धारक हैं आंध्र प्रदेश के, उनके लिए 1 रुपये में आवास स्थल प्रोवाइड कराने के लिए ये योजना चलाई गई थी, जिसका नाम था नवरन नालू पैदलान की। अब बात करें, और कुछ समय पहले ही आंध्र प्रदेश ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा भी स्थापित किया था। कौन सी सुविधा, तो मोबाइल हैंड वॉश सुविधा भी स्थापित किया था आंध्र प्रदेश की राज्य ने। उसके बाद जो निकाय चुनाव थे, निकाय चुनावों के लिए आंध्र प्रदेश के द्वारा एक निगाह ऐप भी लॉन्च किया गया था। तो इस ऐप का नाम क्या था, तो ये निकाय चुनाव के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने एक निगाह ऐप भी लॉन्च किया था। उसके बाद नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि पोषण अभियान को जो लागू करने में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है, तो वो आंध्र प्रदेश ही रहा है। अगर बात करें पोषण अभियान के प्रतिभागियों की सूची में जो पहला स्थान रहा है तो वो कौन था, तो वो था तमिलनाडु। लेकिन पोषण अभियान को लागू करने में जो शीर्ष स्थान पाया है वो आंध्र प्रदेश सरकार ने पाया है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की जो एंटी करप्शन हेल्पलाइन है उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो वो PV सिंधु बनी है। कौन बनी है, तो PV सिंधु बनी है। उसके बाद जो भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क की स्थापना जो हुई थी वो कहाँ की गई है, तो वो आंध्र प्रदेश में ही की गई है। और भारत की पहली जो फ्रूट ट्रेन है वो भी कहाँ से, आंध्र प्रदेश में ही चलाई गई थी। आंध्र प्रदेश में किस स्टेशन से, तो उस स्टेशन का नाम था तारीपत्री रेलवे स्टेशन। तारीपत्री रेलवे स्टेशन से चली थी। मुंबई का जो बंदरगाह है जिसके लिए बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या फिर नाहवा शोभा बंदरगाह, तो वहाँ तक चली थी भारत की पहली फ्रूट ट्रेन। उसके बाद फलों के उत्पादन में जो पहला स्थान है वो किसका है, आंध्र प्रदेश का है। और सब्जी के उत्पादन में जो पहला स्थान है वो किसका है, तो वो पश्चिम बंगाल का है। उसके बाद अगर बात करें
तो आंध्र प्रदेश में पहला दिशा पुलिस स्टेशन का भी उद्घाटन किया गया है। उसके बाद वहीं पे आंध्र प्रदेश में जो एक जगह पड़ती है विशाखापट्टनम, वहाँ पर होने वाला था एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास। कौन सा? तो बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, जिसका नाम था मिलन। तो कोरोना वायरस के चलते इस जो बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था मिलन, इसका भी जो आयोजन था वो स्थगित कर दिया गया। उसके बाद रेट की जो डोर डिलीवरी सेवा की शुरुआत की थी वो आंध्र प्रदेश ने ही की थी, और दक्षिण भारत का सबसे पुराना जो शिलालेख है वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में ही खोजा गया है। सातवाहन शासक राजा विजय से संबंधित था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन कंपनी ने किस देश में लोकल शॉप्स ऑन अमेजन कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये लोकल शॉप्स ऑन अमेजन कार्यक्रम शुरू किया है अमेजन कंपनी ने भारत में। जो अमेजन इंडिया है, जो कि भारत में रहकर कार्यरत है, तो उसी के द्वारा ये लोकल शॉप्स ऑन अमेजन कार्यक्रम शुरू किया गया है भारत में अमेजन कंपनी के द्वारा। बात करें जो अमेजन कंपनी है, उसकी स्थापना हुई थी 1994 में। मुख्यालय कहाँ का है? तो वाशिंगटन DC, मतलब कि ये एक अमेरिकी कंपनी है। उसके बाद इसके CEO कौन है? तो CEO और संस्थापक अमेजन के यही हैं जेफ बेजोस, जो कि फोर्ब्स की जो रिचेस्ट लोगों की लिस्ट जारी हुई थी उनमें जो शीर्ष स्थान पर थे वो कौन थे? तो ये जेफ बेजोस ही थे। उसके बाद कुछ समय पहले अमेजन ने एक घोषणा भी की थी, मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है रिवीजन के तौर पे। तो अमेजन ने अपने कर्मचारियों का कोविड-19 के परीक्षण के लिए यहाँ परीक्षण के लिए 2 बार लिख गया, एक बार काट देना, परीक्षण के लिए प्रयोगशाला बनाने की भी घोषणा की थी। किसने? तो ये अमेजन कंपनी ने ही की थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर की कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने भारत की किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है? तो ये सिंगापुर की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसका नाम है कैलेडियम इन्वेस्टमेंट। ये सिंगापुर की कंपनी है। तो इसने जो भारत की किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है? तो ये हिस्सेदारी बढ़ाई है बंधन बैंक में। अगर बात करें हिस्सेदारी की, तो ये कैलेडियम इन्वेस्टमेंट है, इसकी जो साझेदारी थी पहले बंधन बैंक में वो थी 3.39% थी, लेकिन अब इसने हिस्सेदारी बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 4.49% कर दी है। अगर बात करें बंधन बैंक की, तो बंधन बैंक की स्थापना हुई थी 2015 में। मुख्यालय है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में, और यहीं पे यूको बैंक का भी मुख्यालय है। और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो ये हैं चंद्रशेखर घोष। और टैगलाइन है बंधन बैंक की, आपका भला सबकी भलाई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है? मतलब कि जो राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड था उसका दोबारा से पुनर्गठन किया गया है। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो ये अध्यक्ष हैं इसकी मालिनी शंकर। तो मालिनी शंकर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड का पुनर्गठन किया है केंद्र सरकार ने। अब ये जो राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड है, इसका कार्य क्या है? तो जो शिपिंग से संबंधित जितने भी मामले हैं उनकी सूचना सरकार तक पहुंचाना, यही इस बोर्ड का कार्य है, या फिर उससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो सरकार को देना। बात करें राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड की, स्थापना हुई थी 1959 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है? तो ये जीवन शक्ति जो योजना है ये शुरू की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। और ये जो जीवन शक्ति योजना जो शुरू की है मध्य प्रदेश सरकार ने, तो ये इस योजना के अंतर्गत है क्या, और ये योजना क्या है? तो जितने भी मध्य प्रदेश की जो शहरी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जितनी भी महिलाएं रहती हैं वो महिलाएं अपने घर पर मास्क का निर्माण करेंगी। और मास्क का निर्माण क्यों होगा? तो अभी कोरोना वायरस का काफ़ी प्रकोप चल रहा है, तो मास्क की अभी शॉर्टेज हो गई है, तो वो मास्क का निर्माण करेंगी। और मास्क का जब वो निर्माण करेंगी तो एक मास्क के निर्माण के लिए उन्हें राज्य सरकार 11 रुपये दिया करेगी। तो 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से सरकार उन्हें पैसे देगी। तो मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है, शहरी क्षेत्र की महिलाएं घर पर रहकर मास्क बनाएंगी तथा राज्य सरकार उन्हें इसके एवज में 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से रुपये प्रदान करेगी। तो ये जीवन शक्ति योजना। बात करें मध्य प्रदेश की, तो राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन, और मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है कहाँ लगता है? तो जबलपुर में लगता है। और उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल। बात करते हैं मध्य प्रदेश संबंधित कुछ अन्य पॉइंटों की। तो कुछ समय पहले मध्य प्रदेश ने एक योजना लॉन्च की थी जिसका नाम था कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। क्या नाम था? कोविड-19 योद्धा कल्याण
योजना शुरू की थी किसने, तो मध्य प्रदेश सरकार ने। और इस योजना के अंतर्गत क्या था, तो इस योजना के अंतर्गत जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं उनके लिए 50 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। उसके बाद कोरोना मरीजों के लिए 10,000 रुपये भी देने की घोषणा की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। वहीं पर जो मध्य प्रदेश का एक मध्य प्रदेश में एक रेलवे जोन पड़ता है, रेलवे का जोन है जो, और उसका नाम है पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है बिलासपुर में, बिलासपुर नहीं, जबलपुर में। कहाँ है, तो जबलपुर में है। और जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है वो भी कहाँ लगता है, तो वो जबलपुर में ही लगता है। तो जो पश्चिम मध्य रेलवे है जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो जबलपुर में है। तो पश्चिम मध्य रेलवे ने कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए एक मोबाइल डॉक्टर बूथ लॉन्च किया है। और उस डॉक्टर मोबाइल बूथ का नाम क्या है, तो उसका नाम है चरक। तो क्या नाम है, तो चरक नाम है। उसके बाद कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में एस्मा भी लागू किया गया था। और लॉकडाउन के चलते जो शिक्षा को प्रसारित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रेडियो स्कूल कार्यक्रम शुरू किया है। कौन सा कार्यक्रम को, तो रेडियो स्कूल कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि बच्चे घर पर ही रह के रेडियो के माध्यम से अपनी शिक्षा के लिए पूरी कर सकें। उसके बाद ड्रोन के माध्यम से पूरे शहर को सैनिटाइज करने वाला जो शहर था वो कौन था, तो वो इंदौर था, जो कि कहाँ पड़ता है, जो कि मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। और सफाई करने के लिए भी ड्रोन तैयार करने वाला पहला शहर कौन है, तो ये इंदौर ही बना है। उसके बाद जो 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था वो भोपाल में किया गया था, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार है जो भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार जो 2018 का मिला है, मैं नाम बोल दे रहा हूँ, उनका नाम है कुलदीप सिंह। क्या नाम है, तो 2018 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार कुलदीप सिंह के लिए मिला है। वहीं अगर बात करें 2017 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसके लिए दिया गया है, तो ये दिया गया है सुमन कल्याणपुर के लिए। किसके लिए, सुमन कल्याणपुर के लिए। उसके बाद स्कूलों में प्रत्येक शनिवार को प्रार्थना के बाद भारत की संविधान को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। उसके बाद पहला जो ई कचरा क्लिनिक है वो कहाँ खोला गया है, तो वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही खोला गया है। और भारत का पहला टाइम बैंक जोन खोलने की घोषणा मध्य प्रदेश में ही हुई है। और जो 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव हुआ था, तो मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है अमरकंटक। कहाँ हुआ था, तो 3 दिवसीय जो नर्मदा महोत्सव था वो हुआ था अमरकंटक मध्य प्रदेश में। वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने में जो शीर्ष राज्य रहा था वो मध्य प्रदेश ही रहा था। और मध्य प्रदेश का जो किशोर सम्मान है, तो किशोर सम्मान, मध्य प्रदेश के किशोर सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये है वहीदा रहमान। तो कौन है, वहीदा रहमान है। उसके बाद राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि 2018 में जो सबसे ज़्यादा लापता बच्चों की संख्या दर्ज हुई है वो मध्य प्रदेश में दर्ज हुई है। अगर बात करें इसी सूची में सर्वाधिक जो लापता महिलाएं थी उनकी जो सबसे ज़्यादा संख्या दर्ज की गई है वो कहाँ की गई है, तो वो महाराष्ट्र में दर्ज की गई है। उसके बाद जल संकट को दूर करने के लिए राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन भी भोपाल में ही हुआ था। 2 दिवसीय वानिकी सम्मेलन का भी आयोजन भोपाल में ही किया गया था। और यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य भी है। और आयुष्मान योजना के अंतर्गत राज्य के बाहर इलाज कराने वाले व्यक्तियों की सूची में भी मध्य प्रदेश पहले ही स्थान पर था। उसके बाद नमस्ते और अच्छा एक महोत्सव था जिसका आयोजन कहाँ किया गया, तो मध्य प्रदेश में किया गया था। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है, क्या नाम है, तो उसका नाम है निवाड़ी जिला। भाई मिर्च उद्योग, जो मिर्च होती है, मिर्च उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मिर्च महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये आयोजन किया गया था एक जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में जिसका नाम है खारगोन। क्या नाम है, तो खारगोन नाम है। उसके बाद छिंदवाड़ा की हैं, एक पर्वतारोही हैं, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। छिंदवाड़ा कहाँ लगता है, तो मध्य प्रदेश में लगता है। इनका नाम है भावना डेहरिया हैं। इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियोस उस पर अपनी चढ़ाई पूरी की है, सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य से बाहर फंसे अपने नागरिकों के लिए 2,000 रुपये देने की घोषणा की है। तो जो भी ये घोषणा की है उड़ीसा राज्य सरकार ने। इसका मतलब ये है उड़ीसा राज्य के जो भी व्यक्ति हैं जो कि अदर स्टेट में फंस गए हैं, और चूँकि लॉकडाउन लगा हुआ है तो लॉकडाउन के चलते वो अदर स्टेट में फंस गए हैं, तो उनके लिए 2,000 रुपये दिए जाने की घोषणा की है प्रति व्यक्ति के हिसाब से उड़ीसा राज्य सरकार ने। अब बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश अभी नियुक्त किए गए हैं। मैंने ये भी क्वेश्चन आपके लिए नोट कराया है, कौन नियुक्त किए गए, तो ये मोहम्मद रफ़ीक नियुक्त किए गए हैं।
कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये मोहम्मद रफ़ीक नियुक्त किए गए हैं। बात करें उड़ीसा की बात करें तो मेरी आवाज़ में थोड़ा ध्यान देना। तो उड़ीसा ने कुछ समय पहले, जो उड़ीसा राज्य सरकार है उसने ये घोषणा की थी कि कोविड-19 की लड़ाई के दौरान जो भी स्वास्थ्यकर्मी की मृत्यु हो जाएगी, जो भी स्वास्थ्यकर्मी की अगर मृत्यु हो जाएगी, तो उस स्वास्थ्यकर्मी के लिए शहीद का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है तो उड़ीसा राज्य सरकार ने। उसके बाद उड़ीसा राज्य का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश तो मोहम्मद रफ़ीकी नियुक्त हुए हैं। उसके बाद 13 अप्रैल के लिए नब्बस त्योहार के रूप में उड़ीसा सरकार ने कौन सा त्योहार मनाया था? उसका नाम था महाविश्वापना संक्रांति त्योहार। महाविश्वापना संक्रांति त्योहार। उसके बाद बात करें तो 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने वाले ये पहला ही राज्य बना था। उसके बाद यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इनके लिए पेटा इंडिया द्वारा हीरो ऑफ एनिमल्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। उसके बाद बात करें तो उड़ीसा ने यूनिसेफ के साथ मिलकर एक मोह पितवा प्रोग्राम की भी शुरुआत की थी। और ये जो मोह पितवा प्रोग्राम था, इसका क्या मतलब था? तो इसमें 5 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए ये एक ऑनलाइन प्रतियोगिता थी जिसमें कि स्लोगन लेखन, पेंटिंग, कहानी इत्यादि शामिल थी। और 1 अप्रैल के लिए उड़ीसा ने अपना स्थापना दिवस, जिसके लिए उत्कल दिवस के रूप में भी मनाया है। और कोविड-19 के इलाज हेतु देश का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा वो उड़ीसा में ही किया गया है। उसके बाद जो कोविड-19 के प्रसार के लिए मो जीवन कार्यक्रम की शुरुआत भी उड़ीसा राज्य ने ही की थी। और उड़ीसा राज्य ने अपने राज्य के स्वयं सहायता समूह के लिए एक अलग से विभाग बनाया है जिसका नाम है मिशन शक्ति विभाग। क्या नाम है? तो मिशन शक्ति विभाग नाम है। वहीं बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास हुआ था जिसका आयोजन NDRF मतलब कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा किया गया था। तो उसका आयोजन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ही की गई थी। उसके बाद भारतीय रेलवे द्वारा जो कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले पहले संयंत्र की शुरुआत भी भुवनेश्वर में ही की गई है। उसके बाद उड़ीसा से कुछ और भी पॉइंट है, जैसे वर्चुअल पुलिस स्टेशन का शुभारंभ उड़ीसा में हुआ है। जल साथी कार्यक्रम का शुभारंभ उड़ीसा में किया गया है। फिक्की द्वारा जो राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन 2020 था उसका भी आयोजन उड़ीसा में जगह पड़ती है कोणार्क, जहाँ में यह सूर्य मंदिर स्थित है। तो कोणार्क पे किया गया है राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन 2020 का उद्घाटन। उसके बाद एक सांप की एक नई प्रजाति थी जिसका नाम था ईल। क्या नाम था? तो ईल नाम था। इसकी भी खोज उड़ीसा में ही की गई है। और स्वच्छ दर्पण पुरस्कार 2019 से सम्मानित हुआ है उड़ीसा का एक शहर है जिसका नाम है पुरी। पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है वही वाला पुरी है ये। उसके बाद उड़ीसा की एक बहुत सी फेमस नृत्यांगना थी जिनका नाम था मिनती मिश्रा। क्या नाम था? तो मिनती मिश्रा इनका नाम था। इनका निधन हो गया। ये शायद फरवरी के आसपास का क्वेश्चन है। उसके बाद जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण जो कि पूर्ण रूप से संपन्न हो चुका है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहले संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ था। और इसमें जो विजेता टीम रही थी वो रही थी चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी। उसने कितने पदक जीते थे? तो उसने 46 पदक जीते थे। कितने? टोटल 46 पदक जीते थे। 46 में 17 गोल्ड मेडल थे, 19 सिल्वर मेडल थे और 10 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। उसके बाद उड़ीसा की एक हॉकी की बहुत ही फेमस प्लेयर हैं जिनका नाम है सुनीता लाकड़ा। क्या नाम है? तो सुनीता लाकड़ा उनका नाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की भी घोषणा की है। और उड़ीसा का एक महोत्सव है जिसका नाम है धानु जात्रा महोत्सव। ध्यान रहे, धानु जात्रा महोत्सव है। इसका आयोजन भी उड़ीसा में ही किया गया था। और एक और महोत्सव होता है नागोबा जात्रा महोत्सव। तो धानु जात्रा महोत्सव तो मनाया जाता है उड़ीसा में, और नागोबा जात्रा जो महोत्सव है वो मनाया गया है तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में। कहाँ पे? तो तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर सना मीर, क्या नाम है इनका? तो सना मीर नाम है। सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो ये जो सना मीर है ये महिला क्रिकेटर हैं पाकिस्तान देश की। तो पाकिस्तान की हैं ये महिला क्रिकेटर जिनका नाम है सना मीर। इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है इंटरनेशनल क्रिकेट से। अब बात करें अगर सना मीर की, तो सना मीर ने अपने करियर में 120 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले थे। और लास्ट इन्होंने जो ODI खेला था वो बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। वहीं 106 T20 इंटरनेशनल मैच खेले थे। और जो लास्ट T20 मैच खेला था वो खेला था बांग्लादेश के खिलाफ। और
जो 2018 में आईसीसी की जो ओडीआई रैंकिंग जारी हुई थी, आईसीसी द्वारा जो वनडे इंटरनेशनल की जो रैंकिंग जारी होती है, उसमें ये शीर्ष पर रही थी सना मीर महिलाओं की कैटेगरी में। तो सना मीर पहले स्थान पर थे। ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा है रुपया, और जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं इमरान खान, और इनके लिए मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर भी चुना गया है, और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण विकासशील देशों पर 2020 में 2.6 ट्रिलियन डॉलर और 2021 में 3.4 ट्रिलियन डॉलर ऋण होने की संभावना की है? तो ये किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की रिपोर्ट है? ये अंकटाड जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसकी रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट का मतलब ये है, मतलब कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया है, पहले इस रिपोर्ट का नाम सुन लीजिए। जो अंकटाड की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का नाम है फ्रॉम ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन। फ्रॉम ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन। तो अंकटाड ने ये रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कोविड-19 के चलते हुए अभी अर्थव्यवस्था, प्रत्येक देश की, लगभग हर देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है। तो उसी के चलते हुए, जो कोविड-19 के ही चलते हुए जो 2020 है, और 2020 में जितने भी विकासशील देश हैं, तो ये अनुमान लगाया गया है कि 2020 में विकासशील देशों पर 2.6 ट्रिलियन डॉलर का ऋण हो जाएगा, मतलब कि उधार हो जाएगा, या फिर मान सकते हैं जैसे जो लोग उधार लेते हैं तो उसकी बात चल रही है। और अगर बात करें 2021 में, तो 2021 में जो विकासशील देश हैं उन देशों पर कितना ऋण हो जाएगा? तो उन देशों पर हो जाएगा 3.4 ट्रिलियन डॉलर। यहाँ स्पेशली किसी देश की बात नहीं की गई है, यहाँ सभी विकासशील देशों की बात की गई है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 2020 में तो 2.6 ट्रिलियन डॉलर का ऋण हो जाएगा विकासशील देशों पर, वहीं 2021 में 3.4 ट्रिलियन डॉलर ऋण हो जाएगा विकासशील देशों पर। और इस बात की घोषणा किसने की है? तो ये अंकटाड की एक रिपोर्ट है, और रिपोर्ट का क्या नाम है? तो फ्रॉम ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन। अगर बात करें अंकटाड की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट। स्थापना हुई थी 1964 में, मुख्यालय है जेनेवा में, और इसके अध्यक्ष है मुखिशा कितुई। कौन है? तो मुखिशा कितुई इसके अध्यक्ष हैं। बात करें अगर अंकटाड की, तो अंकटाड ने एक रिपोर्ट और जारी की थी पिछली बार। ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के तौर पे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन मैं रिवीजन आपके लिए रिपीट करवा चुका हूँ और मैं पहले लिखवा चुका हूँ। तो कोविड-19, तो अंकटाड की रिपोर्ट में ये कहा था अंकटाड ने कि कोविड-19 के कारण पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, भारत और चीन की अर्थव्यवस्था को छोड़ दिया जाए। यहाँ पे मैंने लिखा भी है भारत और चीन को छोड़कर, तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जो है वो मंदी में प्रवेश कर चुकी है। और ये बात भी कही थी किसने? तो अंकटाड ने कही थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मोंटेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो किस राज्य ने मोंटेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो इस समिति का गठन किया है पंजाब राज्य की सरकार ने मोंटेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में। और ये समिति का कार्य क्या होगा और इसका गठन करने का उद्देश्य क्या है? तो अभी वर्तमान समय में जो कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, तो उसके चलते हुए प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई है, और प्रत्येक राज्य की भी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई है। भारत के जितने भी राज्य हैं तो उनकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है। तो ये जो कोरोना वायरस जब खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद उस राज्य की, जो पंजाब राज्य है, तो पंजाब राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर कैसे लाया जाए और उसकी अर्थव्यवस्था को फिर से सुदृढ़ और मजबूत कैसे बनाया जाए, इसके लिए सुझाव प्रस्तुत करेगी ये मोंटेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता की जो समिति बनी है। तो इसी समिति, ये जो समिति है मोंटेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में जो समिति बनी है, इस समिति का कार्य होगा जो कोविड-19 के उपरांत राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनः से कैसे पटरी पर लाया जाए और उसको सुदृढ़ और मजबूत कैसे बनाया जाए, मतलब क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए, इसी से संबंधित ये सुझाव देगी पंजाब राज्य सरकार को। बात करें पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर, और
पंजाब का जो हाईकोर्ट है, चंडीगढ़ हाईकोर्ट लगता है, उसके मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। और अभी मैंने 1 या 2 दिन पहले क्वेश्चन नोट करवाया था, एक पुल का निर्माण हुआ था और इस पुल का नाम था कसोवाल पुल। तो कसोवाल पुल का भी निर्माण कहाँ हुआ है, तो ये पंजाब में हुआ है, रावी नदी पर किया गया है, जो कि सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित किया गया है। उसके बाद बात करें पंजाब की, तो पंजाब ने फेसबुक की सहायता से मिलकर एक चैटबॉट भी विकसित किया था। क्या विकसित किया था, तो चैटबॉट विकसित किया था, जिसके माध्यम से जो कोविड-19 संबंधी जितने भी क्वेश्चन थे उनके आंसर रिप्लाई किए जाते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे एक आईआईटी संस्थान है पंजाब में, कौन सी, तो आईआईटी रोपड़। कौन सी है, तो आईआईटी रोपड़। तो आईआईटी रोपड़ ने कोविड-19 के मरीजों की देखभाल हेतु एक रोबोट का भी विकास किया, और उसका नाम क्या रखा था, तो उसका नाम रखा था बॉट उसका नाम रखा गया था। और वहीं आईआईटी रोपड़ द्वारा जो किराने का सामान होता है और जो करेंसी होती है, तो उसको भी सैनिटाइजर करने की एक तकनीकी विकसित की है। उसके बाद जो भारतीय रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला, भारतीय रेल कोच फैक्ट्री जो कपूरथला है, कपूरथला कहाँ पड़ता है, तो पंजाब में ही पड़ता है, पंजाब में ही है। तो जो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला है, उसने जीवन नाम से कम लागत वाला एक वेंटिलेटर का भी निर्माण किया है। तो ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि पंजाब का है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, मतलब पंजाब का नहीं है, पंजाब में पड़ता है क्योंकि है तो वो भारतीय रेलवे का। तो जो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला है पंजाब में स्थित, उसके द्वारा जीवन नाम से एक वेंटिलेटर का भी विकास किया गया है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे कुछ समय पहले एक त्यौहार मनाया गया था जिसका नाम है होला मोहल्ला त्यौहार। क्या नाम था, तो होला मोहल्ला त्यौहार था, जो कि पंजाब में ही मनाया गया है। उसके बाद पंजाब राज्य ने जो कोरोना वायरस की जानकारी हेतु एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया था, जिसका नाम था कोवा पंजाब। उसका नाम भी रखा गया था कोवा पंजाब से। उसके बाद शायद फरवरी का क्वेश्चन है कि पंजाब ने जितने भी ऑनलाइन खाने आते थे, मतलब कि ऑनलाइन जो खाना पीना होता है, तो ऑनलाइन खाने की जो सप्लाई थी उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था किसने, तो पंजाब राज्य सरकार ने। उसके बाद वहीं जो पंजाब राज्य है, इसने घोषणा की है कि पंजाब राज्य के जितने भी सरकारी कर्मचारी होंगे उनकी आयु अब कितनी कम घटा कर दी गई है, तो वो 58 वर्ष कर दी गई है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सजा के रूप में कोड़े या चाबुक मारने की प्रथा को समाप्त कर दिया है? तो ये कोड़े या चाबुक मारने की जो प्रथा थी वो थी सऊदी अरब की, जो कि अब खत्म कर दी गई है। तो सऊदी अरब का जो मानवाधिकार आयोग है, तो उसके द्वारा इस बात की आलोचना की गई थी, और जिसके चलते हुए वहाँ पर जैसे कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत काम करते हुए पकड़ा जाता था, तो उसे सजा के रूप में कोड़े या फिर चाबुक मारे जाते थे। ये वहाँ की प्रथा थी, काफ़ी पुरानी परंपरा थी ये, और अब इसके लिए ख़त्म कर दिया है सऊदी अरब ने। अब बात चलिए सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, मुद्रा है रियाल, और यहाँ के किंग है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। और अभी ज्ञात होना चाहिए सऊदी अरब में ही जो G20 की अध्यक्षता है वो किसके पास है, तो सऊदी अरब के पास है। तो G20 शिखर सम्मेलन, मतलब कि जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं G20 संबंधित, जैसे G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, तो वो कौन सा था, तो वो वर्चुअल था। उसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो प्रतिनिधित्व किया था नरेंद्र मोदी ने। वहीं G20 वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी, वो भी वर्चुअली थी। उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो वो किया था केंद्रीय जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। उन्होंने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसमें पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद G20 का जो ऊर्जा मंत्रियों की जो बैठक का आयोजन किया गया था, उसकी भी अध्यक्षता सऊदी अरब के द्वारा की गई थी, और भारत की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसने नेतृत्व किया था, तो उसमें नेतृत्व किया था पेट्रोलियम और ऊर्जा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने, तो धर्मेंद्र प्रधान ने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस की सटीक जानकारी देने के लिए उत्तराखंड राज्य ने कौन सा कोरोना वायरस पोर्टल लॉन्च किया है? तो जो सटीक जानकारी है, मतलब कि कोरोना संबंधी जितनी भी सटीक से सटीक जानकारी दी जाएगी, और इसी के चलते उत्तराखंड राज्य ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, और इसका नाम है दृष्टि। क्या नाम है, तो दृष्टि नाम है, और कार्य क्या रहेगा, तो कोरोना संबंधित सटीक जानकारी इसके माध्यम से दी जाएगी, जो कि उत्तराखंड राज्य ने लॉन्च किया है। बात चलिए उत्तराखंड की। तो राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, और यहाँ के
जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश रंगनाथ। अगर बात करें उत्तराखंड राज्य की, तो मैंने कल ही नोट करवाया था, जो IIT रुड़की है, IIT रुड़की कहाँ पड़ती है, तो ये उत्तराखंड में पड़ती है। तो IIT रुड़की ने एक्सरे का प्रयोग करके 5 सेकंड में, मतलब कि कितने सेकंड में, तो 5 सेकंड में कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक सॉफ्टवेयर का भी विकास किया है। उसके बाद जो संपर्क दीदी नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था उत्तराखंड राज्य सरकार ने। वहीं जो उत्तराखंड राज्य में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें जानवरों के लिए पहली संगरोध सुविधा भी स्थापित की गई है। उसके बाद IIT रुड़की की बात कर लें, तो IIT रुड़की ने कम लागत वाले फेस शील्ड का भी निर्माण किया गया था। तो किसका नाम निर्माण किया था? कम शील्ड वाले फेस शील्ड का नाम निर्माण किया था। वहीं IIT रुड़की ने ही जो एम्स ऋषिकेश है उसकी सहायता से मिलकर प्राणवायु नाम से एक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर का भी विकास किया था। और उसके बाद उत्तराखंड राज्य ने जो SC तथा ST थे उत्तराखंड राज्य के, उनके जो पदों में आरक्षण मिलता था, उनके आरक्षणों को भी समाप्त कर दिया गया है। और एक त्योहार था जिसका नाम था फूलदेई त्योहार, ये भी कहाँ मनाया गया है, तो ये उत्तराखंड में ही मनाया गया है। और उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है, वो किसे घोषित किया है, तो वो गैरसैंण के लिए घोषित किया है। उसके बाद बात करें तो जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इनके द्वारा जो श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ समिति है उसके लिए वेब पोर्टल का भी लॉन्च किया गया था। और उत्तराखंड में ही, उत्तराखंड के कहाँ पे, तो ऋषिकेश में। कहाँ पे? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज का भी निर्माण किया जाएगा। वहीं बात करें तो कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला पहला राज्य कौन है, तो ये उत्तराखंड ही है। उसके बाद बात करें भारत का पहला जो हेलीकॉप्टर समिट हुआ था, उसका आयोजन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किया गया था। और एक अवार्ड था जिसका नाम था सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो 2020 का जो विजेता रहा था, बात करेंगे राज्य श्रेणी में, तो वो रहा था उत्तराखंड। यहाँ यूके का मतलब उत्तराखंड है। और वहीं अगर बात करें कि जो 2020 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार था, वो किसे मिला था, तो उन व्यक्ति का नाम था कुमार मुन्नन सिंह। क्या नाम था? तो कुमार मुन्नन सिंह उनका नाम था। और राज्य श्रेणी में ये अवार्ड दिया गया था उत्तराखंड के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक साथ 60 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया है? तो ये 60 संचार उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया है स्पेस एक्स एजेंसी ने। और स्पेस एक्स जो अंतरिक्ष एजेंसी है, ये अमेरिका की प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है। और इसने स्टारलिंक जो परियोजना है उसके तहत ये 60 संचार उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया है। किसने? तो स्पेस एक्स ने, यहाँ की अमेरिका की एक प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका नाम है स्पेस एक्स। और बात करें अगर स्पेस एक्स की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। संस्थापक हैं एलन मस्क। और वहीं CEO हैं स्पेस एक्स के गिवन ले शॉर्टवेल। अब बात चलिए यहाँ पे अंतरिक्ष से संबंधित, तो अभी मैं आपके लिए एक क्वेश्चन बता दूँ कि हालांकि मैंने इसका कोई नया क्वेश्चन नहीं बनाया है, मैंने नीचे ही नोट कर दिया है। एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है हबल स्पेस टेलीस्कोप, जो कि नासा का एक टेलीस्कोप है। नासा और यूरोपियन एजेंसी जो है उसके संयुक्त उपक्रम से बना हुआ है हबल स्पेस टेलीस्कोप। इसकी 24 अप्रैल को 30वीं वर्षगांठ नासा द्वारा मनाई गई थी। तो हबल जो टेलीस्कोप था, इसकी 24 अप्रैल के लिए 30वीं वर्षगांठ बनाई गई है नासा के द्वारा। और नासा क्या है, तो नासा जो अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, ये प्राइवेट है और ये गवर्नमेंट है। तो ये कब बनाई गई, तो ये 24 अप्रैल की बनाई गई थी। कौन से नंबर की, तो 30वें। और क्यों बनाई गई थी ये 24 अप्रैल के लिए 30वें, क्योंकि 24 अप्रैल 1990 को, मतलब कि 1990 को हबल टेलीस्कोप को प्रक्षेपित किया गया था। और वहीं बात करें कि जो हबल टेलीस्कोप था, ब्लैक होल के अस्तित्व का प्रमाण देने वाला ये विश्व का पहला टेलीस्कोप भी था। विश्व का पहला टेलीस्कोप जिसने कि ब्लैक होल के अस्तित्व का प्रमाण दिया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो सार्क के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है पाकिस्तान देश के द्वारा। किसके द्वारा? तो पाकिस्तान के द्वारा सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक
की अध्यक्षता की गई है और इसमें कोरोना-19 से निपटने के लिए चर्चा की गई है। अब बात चलिए यहाँ पे सार्क की, तो सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या होती है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। स्थापना हुई थी सार्क की 1985 में, मुख्यालय है काठमांडू में, और इसके महासचिव मतलब कि सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो ये हैं एसेला वीराकुम। भाई अगर बात करें, सार्क में 8 सदस्य देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है, और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सार्क फंड निधि की भी स्थापना की थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14वां क्वेश्चन है हाल ही में किसने डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है? तो डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी है उसके सीईओ के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है सीमा नंदा ने। और ये सीमा नंदा कौन है? तो ये भारतीय मूल की अमेरिकन नागरिक हैं, और ये भारतीय मूल की अमेरिकन नागरिक हैं। इसके साथ एक क्वेश्चन और है कि ये पहली भारतीय मूल की अमेरिकन नागरिक हैं जो कि डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी की सीईओ बनी थी। अब इन्होंने इसके पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है, हालांकि ये क्लियर नहीं हो पाया कि इन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा क्यों की है, तो ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए। ये कौन है? तो इनका नाम है सीमा नंदा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5वां क्वेश्चन है हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने कोविड-19 से संबंधित कौन सा अभियान शुरू किया है? तो टाटा ट्रस्ट जो है उसने कोविड-19 संबंधित एक अभियान चलाया है, और इस अभियान का नाम है 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन। क्या नाम है? तो 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन इसका नाम है, जो कि टाटा ट्रस्ट द्वारा चलाया गया। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये अभियान क्यों चलाया है टाटा ट्रस्ट ने? तो कोविड-19 संबंधी जो भी जागरूकता है उनको फैलाने के लिए, मतलब कि कोरोना संबंधित जो भी जागरूकता है उनको उनके लिए फैलाने के लिए, और उसके बाद जो सरकार ने जो निर्देश दिए हैं स्वास्थ्य संबंधी, जैसे निर्देश में क्या क्या दिया है, जैसे कि सरकार ने बोला है कि बार बार हाथ धुलें और मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। तो ये जितनी भी गतिविधियां हैं इनको अपनाने के लिए भी ये लोगों के लिए प्रेरित करेगी। तो ये इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रखा गया है, जो कि क्या नाम है इस अभियान का? 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन। अब बात करें अगर टाटा ट्रस्ट की, तो टाटा ट्रस्ट की स्थापना हुई थी 1919 में, और 1919 में ही क्या हुआ था? तो 1919 में अगर हम साइंस नहीं, अगर हिस्ट्री में बात करें तो 1919 में रॉलेट एक्ट भी आया था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, 1919 में ही हुआ था। वहीं बात करें टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन हैं रतन टाटा, और सीईओ हैं टाटा ट्रस्ट के श्रीनाथ नरसिम्हन। कौन है? तो श्रीनाथ नरसिम्हन इसके सीईओ हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो 16वां क्वेश्चन है हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? तो ये विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है, ये मनाया गया है 26 अप्रैल के लिए, और 26 अप्रैल के लिए मनाया गया है। और ये मनाया क्यों जाता है? तो जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन रचनात्मक को बढ़ाने के लिए जो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क व डिजाइन के प्रभाव को बढ़ाने के लिए और उनसे संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए हर बार 26 अप्रैल के लिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो थीम रही है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की, वो थीम रही है इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन था, यहाँ तो मैंने दिवस लिखा है क्योंकि ये दिवस से संबंधित मामला है, इसका एक संगठन का नाम है, क्या नाम है? तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, और इसी का ये दिवस होता है जो कि 26 अप्रैल के लिए मनाया जाता है। और बात करें अगर विश्व बौद्धिक संपदा जो संगठन है वो अभी चर्चा में रहा था, तो क्यों चर्चा में रहा था? क्योंकि इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट जो फाइलिंग की एक रिपोर्ट जारी हुई थी, और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग 2019 में जो शीर्ष पर रहा था वो कौन रहा था? तो चीन रहा था, और ये 40 साल बाद चीन ने अमेरिका के लिए पीछे छोड़ा था। यहाँ पे जो पेटेंट है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो पेटेंट है, इसका मतलब क्या है, और यहाँ विश्व बौद्धिक संपदा संगठन से इसका क्या लिंक है, तो मैं आपके लिए बता दूं। जैसे मान के चलो अगर आप कोई एक नई चीज़ विकसित करते हैं और आप ये चाहते हैं कि उस चीज़ का यूज सिर्फ आप ही करें, मतलब कि इस चीज़ से अगर आप कोई नई चीज़ डेवलप करेंगे तो इस चीज़ का यूज सिर्फ आप ही करना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है इसमें रजिस्ट्रेशन
कराना पड़ेगा, इसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और जिसके चलते क्या होगा, तो जो चीज़ विकसित की गई है उसका प्रयोग करके आप कुछ भी चीज़ बना सकते हैं, केवल आप ही बना सकते हैं, मतलब कि उसका आपके लिए पेटेंट मिल चुका है। अगर इस चीज़ का प्रयोग करके कोई दूसरी कंपनी अगर कोई चीज़ का निर्माण करती है तो उस पर केस हो जाएगा। तो यही होता है पेटेंट। तो इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए व इसकी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए ये विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा 26 अप्रैल के लिए। ये भी क्लियर हो गया होगा कि पेटेंट क्या होता है। तो इसी चीज़ को पेटेंट फाइलिंग में 2019 में शीर्ष पर रहा था चाइना। और 26 अप्रैल के लिए ही एक और दिवस मनाया गया है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस। तो क्या नाम है, अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस। क्यों मनाया गया है ये आपके लिए ज्ञात होगा, क्योंकि 26 अप्रैल 1986 में एक दुर्घटना हुई थी जो कि यूक्रेन में बहुत फेमस दुर्घटना है। यूक्रेन के चेरनोबिल शहर में, हालांकि अब तो चेरनोबिल यूक्रेन में पड़ता है, पहले यूक्रेन में नहीं पड़ता था। तो चेरनोबिल में एक क्या हुआ था, एक न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था जिसमें काफ़ी लोगों की मौत हुई थी। तो उससे संबंधित जो भी जागरूकता है उसी को बढ़ावा देने के लिए, और इसमें जो लोग जो एक्सपायर हुए थे तो उन्हीं के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए उन्हीं की याद में ये मनाया जाता है, क्योंकि 26 अप्रैल 1986 में ही ये परमाणु आपदा आई थी। और इसलिए 26 अप्रैल के लिए अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस भी मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो चेरनोबिल जो दुर्घटना हुई थी इससे संबंधित बात चली है, तो कुछ समय पहले ही मैंने आपके लिए नोट कराया था। तो एक पुस्तक थी और उस पुस्तक के लिए अभी ई कॉल्बी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार, तो ई कॉल्बी पुरस्कार दिया गया था। और जो पुस्तक लिखी गई थी वो लिखी गई थी एडम हिगिनबॉटम ने। एडम हिगिनबॉटम ने एक पुस्तक लिखी थी तो जो कि चेरनोबिल घटना पर ही आधारित थी और जिसके लिए इनके लिए ई कॉल्बी पुरस्कार भी मिला है। उस पुस्तक का नाम क्या है, तो उस पुस्तक का नाम तो काफ़ी लंबा है लेकिन मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। उसका नाम है मिडनाइट इन चेरनोबिल। और आगे भी इस पुस्तक का नाम था, तो इतना ही याद रख के चलना। तो ये पुस्तक थी जो कि एडम हिगिनबॉटम ने लिखी थी, जिनके लिए ई कॉल्बी पुरस्कार भी मिला है इस बार। अब बात करते हैं जो मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की। तो उनमें आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था किस राज्य द्वारा संपर्क दीदी ऐप लॉन्च हुआ था, जो कि इसका आंसर था उत्तराखंड। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा शतरंज प्रतियोगिता थी जिसका नाम था बेंटल ब्लिट्ज कप 2020 के विजेता कौन थे, तो ये ईरान के थे अली रेजा फिरोजा। और इसमें हारे कौन थे, तो मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के थे वो हारे थे। तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था किस मंत्रालय द्वारा माई बुक माई फ्रेंड अभियान की शुरुआत की गई है, इसका आंसर था MHRD, मतलब कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल निशंक। उसको चौथा क्वेश्चन पूछा था किस राज्य द्वारा कोविड-19 ऐप लॉन्च किया गया है, ये मिजोरम राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया और इसके तहत जो पास दिया जाएगा ड्राइवरों के लिए। पांचवा क्वेश्चन पूछा था किस राज्य के वार्षिक जो महोत्सव था त्रिशूल पूरम उसके लिए रद्द कर दिया गया है कोविड-19 के चलते, तो ये केरल था इसका आंसर। छठा क्वेश्चन पूछा था अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये अध्यक्ष बने हैं राकेश शर्मा बजाज। और सातवां क्वेश्चन मैंने पूछा था किस मंत्रालय द्वारा भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत की गई है, तो ये जो भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान है इसकी शुरुआत की गई है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। अब बात करते हैं आज आपसे पहला क्वेश्चन है, तो आज मैंने 8 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें पहला क्वेश्चन है महिला स्वयं सहायता समूह के लिए किस राज्य द्वारा शून्य ब्याज ऋण योजना की शुरुआत की गई है। तो आपको बताना है महिला स्वयं सहायता समूह के लिए किस राज्य ने शून्य ब्याज ऋण योजना की शुरुआत की है दोबारा से। वहीं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन बताना है आवास और शहरी विकास निगम के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, मतलब कि हुडको के CMD कौन नियुक्त हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन बताना है किसके द्वारा हाई प्रेशर वेंटिलेटर जिसका नाम है बाइटल का विकास किया गया है या फिर बाइटल विकसित किया गया है। चौथा क्वेश्चन बताना है वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से सुनवाई करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन है। पांचवा क्वेश्चन बताना है किस राज्य द्वारा 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया गया। ये मैंने सब क्वेश्चन आपके लिए नोट कराया है। छठा क्वेश्चन बताना है किस संस्था द्वारा लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज लॉन्च की गई है। सातवां क्वेश्चन बताना है किस देश द्वारा WHO को $30 मिलियन अनुदान
दिया गया है, कल मैंने नोट कराया था। और लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है, किस राज्य द्वारा पत्रकारों को 10 लाख का बीमा देने की घोषणा की गई है। तो ये 8 क्वेश्चन है। अगर जैसे ज़्यादा जल्दी मैंने बोले हुए हैं तो आराम से आप अपनी वीडियो को पॉज करके देख लेना, कोई क्वेश्चन आप पढ़ लेना और इनके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना। और सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है तो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में इससे आंसर दे देना। तो ये इतिहास से संबंधित सारी वीडियो की घटनाएं, सारी करंट अफेयर की घटनाएं थी। और दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो के लिए टाइम देने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।